डॉक्ट्रिन ऑफ केवेटेम्पटर का मतलब आप लोग लिखो, लेट द बायर बी अवेयर। केवेटेम्पटर का मतलब क्या होता है? लेट द बायर बी अवेयर। किसको अवेयरनेस चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर अवेयरनेस चाहिए बायर के पार्ट पर। अगर आप कोई भी गुड्स खरीदते हो तो गुड्स किस पर्पस के लिए खरीद रहे हो? खुद की स्किल और जजमेंट अगर आप लगा रहे हो, है ना, तो ही आप अच्छा गुड्स मार्केट से परचेस कर पाओगे। केवेटेम्पटर ये बताता है कि उन चीज़ों के लिए सेलर जिम्मेदार नहीं है जो कि नॉर्मल यूजिंग ऑफ माइंड एक बायर रिजनेबल सर्च के साथ पता कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि अगर आप सपोज कोई वीट परचेस करने गए, है ना, तो वीट परचेस करने पर बायर को ये पता होता है कि कौन सी क्वालिटी के वीट अच्छे होते हैं या उसे किस पर्पस के लिए वीट चाहिए। तो नॉर्मल अवेयरनेस किसके पास होनी चाहिए? बायर के पास। बायर के पास नॉर्मल अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो किस चीज़ के लिए गुड्स खरीदने जा रहा है। ठीक है, अगर बायर में अवेयरनेस नहीं है तो उसके लिए सेलर जिम्मेदार नहीं होगा। इन द केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, डॉक्ट्रिन ऑफ केवेटेम्पटर मतलब लेट द बायर be aware. Seller display their goods in the open market. It is for the buyers to make a proper sale or choice of the goods. If the goods are turn out to be defective, he cannot be hold the seller liable. अगर गुड्स डिफेक्टिव है तो उसके लिए सेलर लायबल नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेड सिलेक्शन के लिए सेलर लायबल नहीं है। अगर सेलर की हाँ, अगर सेलर की मिस्टेक हो या उसने अपेरेंटली जानबूझ के किसी चीज को छुपाया है जो कि अपेरेंटली दिखने वाली गलती नहीं है। जैसे आपने कार परचेस करी और आपको लग रहा है कार पे डेंट है, तो इसमें किसको अवेयरनेस चाहिए? बायर को। लेकिन आपने कार परचेस करी और उस कार के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है, हिडन डिफेक्ट है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सेलर। समझ गए? तो बायर में जनरल अवेयरनेस की डिमांड की जाती है। इट इज द बायर हेड मेन नोन टू द सेलर द पर्पस। The buyer relied on the seller's skill and judgment. Seller's business to supply goods of that description. तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए अगर आप सेलर को जिम्मेदार ठहराना चाहते हो। द रूल ऑफ केवेटेम्पटर इज लेट डाउन अंडर सेक्शन 16 which state that subject to the provision of the act or any other law timing force there is no implied warranty or condition as to quality or fitness for any particular purpose of the goods supplied under the contract of sale। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आपके जो पर्पस है वो पर्पस जो है आपको बताना पड़ेगा। और अगर बायर ने पर्पस बता दिया और फिर भी सेलर ने गलत गुड्स दिया तो फिर सेलर जिम्मेदार होगा। एक्सेप्शन क्या है? फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज वेयर द बायर मेक नोन टू द सेलर। अब मान लो हमने पर्पस बता दिया कि हमको खाने वाला सोडा चाहिए, घर पे छोले भटूरे बन रहे हैं, तो इसका मतलब सेलर को कौन सा सोडा देना था? खाने वाला, बेकिंग सोडा। लेकिन उसने कौन सा? वॉशिंग सोडा दे दिया। तो अब बताओ इसमें बायर की कोई अवेयरनेस काम कर पाएगी? नहीं। इसमें किसकी गलती थी? सेलर की। तो ये एक्सेप्शन में कवर होगा। फिटनेस तो पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा का बाहर वॉशिंग सोडा का। तो उसने बोला, बायर ने वही था ना कि टेबल सोडा दे दो, बेकिंग सोडा दे दो। गलती से किसने दे दिया? सेलर ने। तो ये गलती किसकी मानी जाएगी? सेलर की गलती मानी जाएगी ना। क्यों? क्योंकि सेलर ने यहाँ पर गलत चीज प्रोवाइड फॉर कर दी है। क्लियर हुआ यहाँ तक का? दूसरा क्या है कि इसमें एक्सेप्शन में देखो एक केस हुआ था। अ ड्रेपर परचेज अ हॉट वाटर बॉटल फ्रॉम रिटेल केमिस्ट। पी आस्क्ड द केमिस्ट इट वुड बी स्टेन्ड बॉइलिंग वाटर। द केमिस्ट टोल्ड हिम दैट द बॉटल वाज मीन टू होल्ड अ हॉट वाटर। द बॉटल बर्स्ट एंड हॉट वाटर वाज poured into it and the injured his wife. It was held that chemist shall be liable to pay damages to P as he knew that the bottle was purchased for the purpose of being used as a hot water bottle। अगर अपन ने पर्पस बता दिया कि हमें बॉटल क्यों चाहिए कि हम इसमें कौन सा वाटर पोर करने वाले हैं? हॉट वाटर। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार माना जाएगा? सेलर, क्योंकि बायर ने अपना पर्पस बता दिया था। ऐसा एक और केस हुआ था। टिम्बर वॉज परचेज फॉर एक्सपेंसेस पर्पज फॉर यूजिंग अ रेलवे स्लीपर एंड इट वॉज फाउंड टू बी अनफिट फॉर द पर्पज। आपने लकड़ी खरीदी और आपने बोला था इससे रेलवे स्लीपर बनने वाले हैं, तो लकड़ी कैसी चाहिएगी? मजबूत। लेकिन सेलर ने वैसा नहीं दिया, इसलिए फिर बायर ने केस कर दिया। दूसरा, गुड्स परचेस अंडर द पेटेंट और ब्रांड नेम। इसका मतलब क्या होता है कि गुड्स जब भी हम ब्रांडेड खरीदते हैं तो हम सेलर पर विश्वास करते हैं, उसकी क्वालिटी, उसके ब्रांड नेम पर विश्वास करते हैं। तब हम ये नहीं बोल सकते कि भैया ये जो गुड्स है वो ब्रांड नेम से
अलग हटके काम तो नहीं करेगा, तो बायर की अवेयरनेस इसमें कोई काम नहीं करेगी कि ब्रांडेड गुड्स जनरली हम ब्लाइंड फेथ के साथ खरीद लेते हैं। तो अगर ब्रांडेड गुड्स गलत निकलते हैं तो गलती किसकी मानी जाती है? सेलर की। गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, अगर सेलर ने डिस्क्रिप्शन के थ्रू पूरा गुड्स सोल्ड आउट किया है तो सेलर की डिस्क्रिप्शन से वो गुड्स मैच होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो गलती मानी जाती है सेलर की, ना कि बायर की। गुड्स ये वाला केस ही लगा सकते हैं। कौन सा? ई वाला जो अपन ने लिखा था, केस स्टडी बाय द प्रीस्ट वर्सेस लास्ट वाली। हाँ, लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि आपने डिस्क्रिप्शन दिया था और उससे मैच नहीं हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन वाला लॉ भी लगेगा इसमें। तो अपन को ऐसा लिखना पड़ेगा कि डायरेक्ट एग्जांपल में लिख सकते हैं? आपको एक्सेप्शन आएंगे ना, तो आप ये 2 पॉइंट लिख सकते हो। एक तो ये कि अगर आपने गुड्स खरीदा और पर्पस बता दिया, जैसे हॉट वाटर बॉटल, ड्राइविंग पर्पस, जैसे कि रेलवे स्लीपर, ये सब क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपनी साइड से क्या बता रहे हो? पर्पस। तो आपको मेनली किसका लिखना है आंसर में? पर्पस का लिखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि सेलर ने किसी गुड्स को सेल करा और उसकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी फोन पे बता दी थी और बता दिया था उसके फीचर्स क्या क्या हैं, या खरीदते समय बायर को सेलर ने पूरे डिस्क्रिप्शन के थ्रू सारे कंटेंट बता दिए थे, तो इसमें किस पे जोर दिया जा रहा है? डिस्क्रिप्शन पे, क्योंकि सेलर बता रहा है और वहां क्या हो रहा था? बायर क्या बता रहा था? अपना पर्पस। तो पर्पस बताएगा तो पर्पस वाला लिखना है, डिस्क्रिप्शन बोले तो डिस्क्रिप्शन वाला लिखना है। सेल बाय सैंपल, सैंपल में किस चीज का हिंट मिलेगा तुम्हें? सैंपल। तो गुड सैंपल से और डिस्क्रिप्शन से तो ये लगेगा ही नहीं। और लास्ट पॉइंट है ट्रेड यूजेस, मतलब जनरली क्या होता है कि इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन रहती है एनेक्स्ड बाय यूजेस ऑफ ट्रेड, द सेलर डेविएट्स फ्रॉम दैट, दिस रूल ऑफ केवेट एम्पटर इज नॉट एप्लीकेबल। In ready-made garment business, there is an implied condition by users of trade that garment shall be reasonably fit for buyer. रेडीमेड में क्या होता है? हम ये मान के चलते हैं ना कि अगर एक्सेल साइज लिखा हुआ है तो वो एक्सेल साइज वालों को आ जाएगी, तो हम क्या फिर भी पूछेंगे कि एक्सेल साइज है क्या? क्योंकि रेडीमेड गारमेंट्स में हमें पता होता है कि वो हमारे पर्पस को फुलफिल कर देगी। तो ऐसी कंडीशन में यूजेस ऑफ ट्रेड है कि जनरली हम साइज देकर अपने लिए क्लॉथ्स परचेज कर लेते हैं, कस्टम है, ट्रेडिशन है, हम फिर कोई क्वेश्चन रेज नहीं करते हैं। यूजेस ऑफ ट्रेड का एक दूसरा एग्जांपल अपन ये भी ले सकते हैं कि जब भी हम बाजार से वेजिटेबल परचेस करते हैं तो क्या हम ये पूछते हैं कि जितने भी वेजिटेबल है वो सब फ्रेश है या नहीं है, या हम अपने रीजनेबल क्वांटिटी या रीजनेबल माइंड से देख लेते कि वेजिटेबल फ्रेश, वो तो आपको सजा के रख रहे हैं, आपको फ्रेश नहीं दिख रहा अपेरेंटली, तो आप उस गुड्स को परचेस मत करो। वो आपको बोल तो नहीं रहा है कि ये फ्रेश है। हाँ, उसने अगर बोला कि ये फ्रेश है और वो फ्रेश ना निकले इनहेरेंटली तो गलती सेलर की है, अदरवाइज सेलर की कोई गलती इसमें नहीं मानी जाएगी। सेलर एक्टिवली कंसीलर डिफेक्ट और गिल्टी ऑफ फ्रॉड। कुछ पूछना है? फोर्थ पॉइंट वो तो वही वाला है ना, मर्चेंटेबल क्वालिटी में कौन? हाँ, मर्चेंटेबल क्वालिटी रह गया। वेयर द गुड्स आर बॉट बाय द डिस्क्रिप्शन फॉर द सेलर हु डील्स इन द गुड ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शेल बी मर्चेंटेबल क्वालिटी, द रूल ऑफ केवेट एम्पटर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लेटेंट डिफेक्ट, मतलब हिडन डिफेक्ट, लेटेंट डिफेक्ट मतलब छुपी हुई डिफेक्ट, बट वेयर द बायर हैज एग्जामिन द गुड्स दिस रूल शेल अप्लाई इफ द डिफेक्ट विद सच ऑट टू हैव नॉट बीन रिवेल्ड बाय ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन। वही मर्केंटेबल क्वालिटी कल अपन ने पढ़ा था। सेलेबल क्वालिटी, अगर ये फोन अपेरेंटली दिख रहा है कि इस पे स्क्रैच है और फिर भी आप इसको खरीद लेते हो तो गलती किसकी है? बायर की। फिर आप सेलर को जिम्मेदार नहीं बना सकते हो। पर अगर इसके अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट, इसके सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे हैं, तो मैं इसको देख के पता नहीं लगा सकती हूँ, मुझे धीरे धीरे पता चलेगा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सेलर। तो जितनी भी हिडन डिफेक्ट है उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्पटर नहीं लगता है, उसमें गलती सेलर की ही मानी जाती है, उसमें बायर की अवेयरनेस काम नहीं करेगी। तो गुड्स मर्केंटेबल क्वालिटी का ये हम मान कर लेते हैं। क्या हम जब फोन खरीद रहे हैं तब ये पूछते हैं कि इसमें प्रॉपर आवाज आएगी कि नहीं आएगी? नहीं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब सेलेबल कंडीशन में जब भी आप फोन यूज करोगे आपको इसमें प्रॉपर सुनाई देगा, ठीक है। लेकिन हिडन डिफेक्ट के लिए आपकी अवेयरनेस काम नहीं करेगी, उसके लिए फिर किसको जिम्मेदार माना जाएगा? सेलर को। ये बोला है। हाँ, हिडन डिफेक्ट के लिए नहीं काम करेगा ना।
ये अपन ने कल भी पढ़ा था सेम पॉइंट। ट्रेड हिडन। लेटेंट डिफेक्ट पढ़ा था ना कल इम्प्लाइड वारंटी में। ट्रेड यूजेस समझ में आ गया कि जनरली उन चीजों के लिए बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो कि हिडन डिफेक्ट के अंदर आते हैं। क्लियर है? चलो, सेलर एक्टिवली कंसील अ डिफेक्ट और गिल्टी ऑफ फ्रॉड। बहुत सफाई से कोई कप टूट गया था और उसको चिपका के शोरूम में रख दिया गया, तो सेलर की गलती। बायर कितना भी देख ले उसको पता नहीं चलेगा, बहुत सफाई से छुपाई गई ये चीज। तो आपको तो लगेगा ये फ्रेश पीस है, आपको पता ही नहीं होगा कि 5 मिनट बाद ये कप टूट के हाथ में आ गया था। तो ये चीजों के लिए फिर बायर की क्या गलती? बायर तो उसको अच्छे से खरीद रहा है देख के। ठीक है, हो गई ये वाली यूनिट खत्म। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं। नेक्स्ट यूनिट कौन सी? यूनिट नंबर 3 है ना, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। इस पर आते हैं। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन 3 स्टेजेस। किसी को भी अगर आपको गुड्स ट्रांसफर करना हो तो 3 स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ेगी। बताओ कौन कौन सी? पहले पासिंग ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? सेलर से बायर के नाम पर क्या जाएगी? प्रॉपर्टी मतलब ऑनरशिप। दूसरा बताओ क्या लिखा है? इंटेंशन ऑफ पार्टी, डिलीवरी ऑफ गुड्स। 3rd यूनिट स्टार्ट हुई है वहां पर देखो। हाँ, फिर उसके बाद क्या होगा? पासिंग ऑफ रिस्क। गुड्स डिलीवर्ड होगा और फिर रिस्क क्या हो जाएगी? पास। तब जाकर हम मानते हैं कि ऑनरशिप पूरी तरीके से ट्रांसफर हुई। पर अपेरेंटली ऑनरशिप ट्रांसफर होना मतलब डीओटी ट्रांसफर होना। अगर आपके पास इनवॉइस है तो आप ये प्रूव कर सकते हो इस गुड्स की ऑनरशिप हमारे पास है। अगर आपके पास गुड्स है पर आपके पास डीओटी नहीं है तो आप ये प्रूव नहीं कर पाओगे। तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी जनरली तो किससे रिलेटेड होती है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से। समझ में आया? फिर उसके बाद में अगला है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 18 से लेकर 26 तक हमें पढ़ना है। पासिंग और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट एंड फैक्टर टू डिसाइड लीगल राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सेलर एंड बायर। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी implies passing of ownership. If the property is passed to the buyer, the risk of the goods also passes to the buyer. Though the goods may be still in seller's possession. Generally बोलते हैं कि जिसकी ओनरशिप उसकी रिस्क। लिख लो, जिसकी ओनरशिप उसी की रिस्क। तो अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो रिस्क भी किसकी ट्रांसफर हो जाएगी? किसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी? बायर के नाम पर। तो जिसकी प्रॉपर्टी उसी की रिस्क। जनरली इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, कि जिसकी प्रॉपर्टी उसी की रिस्क। अब इसमें अलग अलग सिचुएशन दी हुई है, देखते हैं क्या क्या सिचुएशन है। पहली सिचुएशन, पासिंग और ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप constitute the most important element and factor to decide the legal rights and liability of seller and buyer. Passing of property implies passing of ownership. Passing of property का मतलब क्या होता है? Passing of ownership होता है। Identification of goods, intention of party, ठीक है, इन पर सारी चीजें क्या करेगी? डिपेंड करेगी। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स आइडेंटिफाई करना कि आपका गुड्स कौन सा है। ठीक है, सेक्शन 18 प्रोवाइड दैट वेयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर अनएज सर्टन गुड्स द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स कैन नॉट पास टू द बायर अनलेस एंड अंटिल द गुड्स आर एज सर्टन। द बायर कैन गेट द ओनरशिप राइट ऑन द गुड्स ओनली व्हेन गुड्स आर स्पेसिफाइड इन एज सर्टन। समझ में आई बात? पहली चीज तो है कि भैया आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हो
तो आपने बोला कि भाई हमें गुड्स चाहिए, हमें एक मोबाइल चाहिए, तो शॉपकीपर क्या पूछेगा? कौन सा चाहिए? तो अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हो तब तक गुड्स आइडेंटिफाइड नहीं हो रहा है। तो याद रखना, प्रॉपर्टी पास करने के लिए पहला रूल क्या है कि गुड्स को क्या कर लिया जाए? आइडेंटिफाइड, एज सर्टन, चूज कर लिया जाए। दूसरा है इंटेंशन ऑफ पार्टी, मतलब आपने गुड्स चूज कर लिया तो प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर होगी व्हेन पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड टू बी ट्रांसफर। कब ट्रांसफर होगी? जब पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड टू बी ट्रांसफर, जब पार्टी चाहेगी तब ट्रांसफर होगी, ये बात याद रखना। क्या बोल रहे हैं? जब पार्टी चाहेगी, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड टू बी ट्रांसफर, क्योंकि गुड्स तो एज सर्टन हो चुका है, पार्टी का इंटेंशन होगा तो भाई हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे। अब इंटेंशन का मतलब क्या है? टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलती है, कंडक्ट ऑफ द पार्टी क्या बोलता है, और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस क्या है। तो ये तीन चीजें आपको लिख के आनी पड़ेगी। इंटेंशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन, पार्टी का कंडक्ट क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि कंडक्ट ऑफ द पार्टी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो जीएसटी एकदम चेंज कर दी अपनी रेट, है ना, तो सामने वाले पर्सन बोलता है सेलर कि भाई आप गुड्स तो अभी खरीद लो, पर मैं आपको इनवॉइस या डीओटी कब ट्रांसफर कर दूंगा? 2 दिन बाद, जब जीएसटी नया आएगा। अभी मेरे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। तो कंडक्ट ऑफ द पार्टी। सर्कमस्टांसेस, मान लो बिल बुक का लास्ट पेज हो तो वो आपको इनवॉइस ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, बोलेगा कल आ जाना, बिल ले जाना, ठीक है। अब पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेसिफाइड गुड्स की पढ़ ली अपन ने, सर्टेन गुड्स की पढ़ ली। कब ट्रांसफर होगी? जब पार्टी क्या करेगी? इंटेंड टू पास करेगी, ठीक है। अब यहां पर आगे बोला गया है कि अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर द रूल्स कंटेंट ऑफ सेक्शन 20 to 24 फॉर ascertaining द इंटेंशन ऑफ पार्टी एज टू टाइम एट विच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर, स्टेजेस ऑफ गुड्स वाइल पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक गुड्स होना चाहिए। कौन सा गुड्स होना चाहिए? स्पेसिफिक। लेकिन कौन सी स्टेट में होना चाहिए? डिलीवरेबल स्टेट। इसका मतलब समझे? मिला आपको? स्टेजेस ऑफ गुड्स फॉर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, सेक्शन 20। मिला? देखो गुड्स कैसा होना चाहिए? सबसे पहले स्पेसिफिक। फिर स्पेसिफिक गुड्स से तो क्या देखेंगे? पार्टी का इंटेंशन। फिर इंटेंशन देख लिया लेकिन गुड्स अभी डिलीवरेबल स्टेट में ही नहीं, मतलब गुड्स की कटिंग, मेजरमेंट, प्राइस डिटर्मिनेशन, सब कुछ बाकी है। लिख लो, डिलीवरेबल स्टेट मतलब अगर आपने उसका प्रॉपर पैकिंग नहीं किया है या वो प्रॉपर मेजर नहीं हो पाया है तो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज इमटेरियल वेदर द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइस और टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स और बोथ इज पोस्टपोन्डेड। प्राइस और डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात नहीं चल रही है, बात ये चल रही है कि गुड्स अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। एक्स गोज इनटू शॉप एंड बाय टेलीविजन एंड आस्क द शॉपकीपर, हाँ इसके बाद है, इसके जस्ट नीचे, हाँ फिर डिलीवरेबल स्टेट में उसके नीचे देखो, सेकंड पॉइंट पर आ गया अपन, पेज पलटो, सेकंड पॉइंट दिख रहा है। हाँ ये पॉइंट पढ़ा दिया मैंने कि स्पेसिफिक है लेकिन गुड्स को कौन सी स्टेट में होना चाहिए? डिलीवर। सेकंड पॉइंट पर अंडरलाइन करो, X goes into shop, buy a television, the shopkeeper agree to do it, the television immediately becomes the property of X। मिला एग्जाम्पल? फर्स्ट पॉइंट के नीचे, फर्स्ट पॉइंट के नीचे है ना। तो ये क्या हो गया कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में भी है, स्पेसिफिक भी है, पार्टी का इंटेंशन भी है, तब कोई देर लगेगी क्या? नहीं। लेकिन स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट। एग्जाम्पल देखो, पीटर बाय लैपटॉप फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स एंड आस्क फॉर अ होम डिलीवरी, द शॉपकीपर अग्री टू इट, हाउएवर द लैपटॉप डज नॉट हैव अ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल। अब बताओ गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है क्या? अब इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना बाकी है, तो भाई रुक जाओ, अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। फिर स्पेसिफिक गुड्स से डिलीवरेबल स्टेट में भी है, पर क्या हुआ? प्राइस डिसाइड नहीं है,
पॉइंट नंबर 3 अंडरलाइन करो, प्राइस डिसाइडेड नहीं है। यहाँ कॉर्नर पे आज की डेट भी डाल दो, आपको याद रहेगा कि अपन ये पॉइंट कब पढ़ा था। तो आज क्या डेट है? 6 तारीख। दिमाग में क्या ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक गुड्स इनटू डिलीवरेबल स्टेट ए सर्टन भी है, लेकिन प्राइस डिसाइडेड नहीं। फिर अनएसर्टन गुड्स, तो बताओ इट्स अनएसर्टन गुड्स के डिलीवरेबल स्टेट में आने के बाद और डिलीवरी देने के बाद में, मतलब गुड्स चूज ही नहीं करा है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी क्या? क्योंकि ट्रांसफर करने की पहली शर्त क्या है? गुड्स स्पेसिफिक होना चाहिए, इंटेंशन ऑफ पार्टी होना चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए और प्राइस डिसाइड होना चाहिए, हाँ सर्टन होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। सेल ऑफ अनएसर्टन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड एप्रोप्रिएशन। अब इसमें अपन पढ़ते हैं, where there is a contract of sale of uncertain goods, no property in the goods transferred to the buyer unless and until the goods are certain. अनसर्टन गुड्स की तो कभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो ही नहीं सकती है। कब होगी? जब वो सर्टन हो जाए। सेल ऑफ अनसर्टन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? गुड्स को आपने सिलेक्ट कर लिया है with intention of using them in performance of the contract and with the mutual consent of seller and buyer. The essential are there is a contract for sale of uncertain or future goods. गुड्स आपने सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन गुड्स अभी भी कैसा है? कैसा है? अनसर्टन और फ्यूचर है, उसकी प्रॉपर्टी की बात चल रही है। अनसर्टन गुड्स और फ्यूचर गुड्स है, मतलब गुड्स अभी चूज हो गया है, लेकिन अभी सर्टन नहीं, बनना बाकी है। The goods should confirm the description and quality stated in the contract. मतलब अब आपने गुड्स को डिस्क्रिप्शन से खरीदा है, तो गुड्स डिस्क्रिप्शन से क्या होना चाहिए? कंफर्म करना चाहिए, मैच होना चाहिए। द गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट। द गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली appropriated to the contract either by delivery to the buyer or his agent or transportation company. ठीक है? द गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड। हमने गुड्स का सिलेक्शन कर लिया है, गुड्स का सिलेक्शन कर लिया है, हालांकि गुड्स अभी कैसे हैं? अनसर्टन, मतलब स्टॉक में से बस अलग नहीं किया है, लेकिन गुड्स कौन सी स्टेट में है? डिलीवरेबल स्टेट में। ठीक है? और अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड हुआ है, मतलब आपने स्टॉक में से उस गुड्स को पसंद तो कर लिया, वो भी बिना किसी शर्त के, बस उसको अलग नहीं रखवाया। जैसे क्या होता है, ये कौन सा वाला सेक्शन है मैं आपको बताती हूँ। आप किसी दुकान पे गए अपने लिए एक टी शर्ट परचेस करने, तो बहुत सी बार हमको ऐसा होता है कि वो टी शर्ट हमको बहुत अच्छी लगती है, पर हम सेलर को बोलते हैं कि भाई इसको अलग रख देना, मैं आऊंगा तब इसे ले जाऊंगा। सेलर भी स्मार्ट है, रखते ही क्यों नहीं रखता है? क्योंकि वो दूसरा कोई आएगा तो उसको तुम सगे रिश्तेदार थोड़ा ना हो जो तुम्हें ही बेचना, तो वो तुम्हारी बात पे हाँ तो कर देगा, बोले सर हाँ पाजा ना ये रखी टी शर्ट, लेकिन वो अभी भी किस में? अनसर्टन गुड्स में, स्टॉक में ही पड़ी हुई है, उसको एसर्टन मतलब चूज नहीं किया गया, या वो फ्यूचर गुड्स है, या वो कौन सा गुड्स है? फ्यूचर गुड्स है, लेकिन आपने उसको डिस्क्रिप्शन से समझ लिया है, लेकिन आपने उसको डिस्क्रिप्शन से समझ लिया कि फ्यूचर में वो कंपनी आपको ये गुड्स क्या कर देगी? ट्रांसफर, तो ये सेक्शन लगेगा। समझ में आया किसके लिए बना है सेक्शन? अनसर्टन या फ्यूचर गुड्स के लिए, क्योंकि गुड्स अगर एसर्टन होता, स्पेसिफिक होता, तो बात आगे ही बढ़ जाती। ठीक है? एप्रोप्रिएशन मतलब सिलेक्शन जो हुआ है वो सेलर और बायर दोनों के असेंट से हुआ है, चाहे एक्सप्रेस हुआ है चाहे इम्प्लाइड हुआ है। असेंट पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है, तो ये सब चीजें अगर है तो हम मानेंगे कि सेक्शन कौन सा लग रहा है इसमें? सेक्शन लग रहा है 23। वेयर अ परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द सेलर डिलीवर द गुड्स टू द बायर और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी अदर बेली for the purpose of transmission to the buyer and does not reserve the right of disposal, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract. देखो, हमने गुड्स को दे दिया किसको? ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को। ठीक है? तो गुड्स सेलर के पास से जा चुका है, लेकिन हमने उस गुड्स के साथ में बिल भी रख दिया
क्या रख दिया? बिल। तो अब मान लेंगे कि गुड्स हमारे से अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड हो चुका है, मतलब हमारे पास से जा चुका है, बायर ने उसको सिलेक्ट कर लिया। और जबकि वैसे था नहीं। जबकि हमारा इंटेंशन क्या था कि हमें पैसे मिलेंगे तब बिल। हम गुड्स देंगे, पर गलती क्या होगी, गुड्स के साथ क्या दे दिया? बिल। बिल। ये राइट ऑफ डिस्पोजल वर्ड दिखा है यहाँ पे? हाँ। राइट ऑफ डिस्पोजल वर्ड क्या बोलता है? Right of हाँ, disposal। मतलब उसने बिल नहीं रखा अपने पास। तो लिख लो, मतलब गुड्स भी दे दिया और क्या दे दिया? बिल भी। बिल भी दे दिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब BOL ऑफ रेलवे पार्सल, BOL क्या होता है? बिल सो BOL दिखा तुम्हें एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल 4। हाँ, मिला? अंडरलाइन करो। वो है डॉक्यूमेंट ऑफ क्या? टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसको बोलते हैं? जिससे ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। तो आपने उसको बायर के नाम पर बना दिया और बायर को भेज भी दिया। द ऑनरशिप इन द गुड्स पासेस फ्रॉम सेलर टू द बायर इन केस ऑफ गुड्स आर सब्जेक्ट टू एक्सीडेंटल लॉस और बाय थेफ्ट द सेलर विल नॉट बी लायबल। समझ गए? आपने BOL दे दी पार्सल के साथ, मतलब एक तरीके से ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी। अब जो रास्ते में नुकसान होता है उसके लिए सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनी, क्योंकि गुड्स अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड हो चुका है। कहां से? सेलर से बायर के पास। M places an order for book with a bookseller in Mumbai. He asked him to send a book by courier. Payment of book was be made by check. The seller sends the book by courier. The goods is lost in the way the seller wants to buy to bear the loss. According to section 23 subclause 2, it is an unconditional appropriation of the goods because of which buyer M has become the owner of the goods. Therefore, he will be bear the risk of loss of book in the way. आपको बिल भी दे दिया, आपने पेमेंट भी कर दिया, गुड्स वहां से डिपार्ट हो चुका है, तो रास्ते के लॉस के लिए कौन लायबल है? बायर। क्लियर हुआ? कब लायबल नहीं होता है? जब सिर्फ गुड्स भेज देते हैं, पैसे से तो मतलब ही नहीं है, मतलब उसके पास ऑनरशिप नहीं आती। वो बिल का वो हाँ, जो उसके पास वो एक चाहिए अपने को स्क्रीनशॉट, वो नहीं होता तो ठीक है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, आज का लास्ट सेक्शन पढ़ लेते हैं। क्या गुड्स अप्रूवल बेसिस पर भेजा जा सकता है? आंसर आएगा यस, है ना। गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर गुड्स अप्रूवल बेसिस पर भेजा जाए तो कब उसे सेल मानना चाहिए? बताओ। जब उसकी ओनरशिप आ गई। देखो, मैंने गुड्स अप्रोप्रिएट किया लेकिन अप्रूवल बेसिस पर। जैसे चिंटू ने एक टी शर्ट परचेज करा और बोला कि सर आप 2 मिनट रुक जाओ, मैं इस टी शर्ट को कहाँ बताकर आता हूँ? घर पर, और अप्रूवल लेकर आता हूँ। नहीं तो पसंद नहीं आया तो मैं इसको क्या कर दूंगा? रिटर्न। इसको बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। हाँ, अगर वो आया नहीं और चिंटू ने उस गली से निकलना ही छोड़ दिया, क्या कर दिया? और टी शर्ट लेके भाग गया। हमने रिजनेबल टाइम तक वेट किया और जब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं तब हम इसे क्या मान लेंगे? सेल, और मान लेंगे बेड डेट्स। हम मानेंगे कि हमारा पैसा डूब गया। दूसरा, चिंटू वो टी शर्ट पहन के शॉप पर आ गया तो उसने अपने कंडक्ट से क्या शो करा कि उसने वो टी शर्ट परचेज कर ली और हम उससे उसी समय पैसे ले लिए। तीसरा, उसने सिग्निफाई कर दिया फोन पे कि सर मेरे घर पे पसंद आ गई टी शर्ट, मैं कल आकर इसका पैसा देता हूं, तो हम उसको क्या मान लेंगे? सेल। तीनों कंडीशन समझ में आई? पहली कंडीशन में लिखा है सिग्निफाइज इज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर और डज एनी एक्ट फॉर अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन। यदि उसने गुड्स को अपने पास रख लिया, रिजेक्शन का कोई नोटिस नहीं भेजा है और उसमें रिजनेबल टाइम लैप्स हो गया है, या उसने कुछ ऐसा बोला है कि गुड्स को उसने सामने वाले से टी शर्ट लेकर अपने फ्रेंड को किराए पे भी चढ़ा दी, तो सेलर क्या बोलेगा कि आपने गुड्स का यूज करना शुरू कर दिया है,
या आपने गुड्स को गिरवी रख दिया या सब सेल कर दिया, तो भी मान लिया जाएगा कि गुड्स हमारे पास से जा चुका है और उसका सेल हो चुका है। कल अपन पढ़ेंगे अप्रूवल बेसिस। आज का लेक्चर पूरा समझ में आया?